Dear students, BSc पार्ट थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट थर्ड में स्पेक्ट्रोस्कोपी वीडियो नंबर 6। आज हम पढ़ेंगे घूर्णन स्पेक्ट्रम रेखाओं की तीव्रता या इसे हम कह सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइंस। जब हम रोटेशनल स्पेक्ट्रा प्राप्त करते हैं तो जैसे जैसे जे लेवल बढ़ता है तो इन स्पेक्ट्रम रेखाओं की तीव्रता कैसी होती है ये हम इस वीडियो के दौरान पढ़ेंगे। एक्चुअल में तीव्रता से मतलब है कि जे बराबर हमारे पास 0 लेवल 1 2 3 4 5 6 ऐसे लेवल होते हैं। तो इन लेवल्स में जो स्पेक्ट्रम रेखाएं आती हैं उनकी तीव्रता या इंटेंसिटी कितनी होती है ये दो बातों पर निर्भर करती हैं। पहला है उच्च ऊर्जा स्तर वाले अणुओं के घनत्व और दूसरा विभिन्न घूर्णन स्तरों में जाने वाले अणुओं की सापेक्ष संख्या। कहने का मतलब घूर्णन संक्रमण में जो स्पेक्ट्रम रेखाएं बनती हैं उनकी सभी की तीव्रताएं समान नहीं होती हैं। ये दो चीजों पर डिपेंड करती हैं। अभी जैसा कि मैंने डिस्कस किया, पहला उच्च ऊर्जा स्तर वाले अणुओं का घनत्व यानी ज्यादा एनर्जी वाले अणुओं का घनत्व कितना है और विभिन्न घूर्णन स्तरों में अणुओं की सापेक्ष संख्या कितनी है। यह आबादी वक्र का पालन करती है। पहले तीव्रता बढ़ती है, अधिकतम पर पहुंचती है और फिर कम होने लगती है। जिस जे मान पर तीव्रता अधिकतम होती है उसे हम जे मैक्सिमम कहते हैं। और जे मैक्सिमम निकालने का सिंपल फॉर्मूला है जे मैक्सिमम बराबर रूट के टी अपॉन 2BHC माइनस 1/2 या 1 ओके। यानी जे मैक्सिमम का फॉर्मूला हो गया जे मैक्सिमम बराबर रूट के टी अपॉन 2BHC माइनस 1/2। यहाँ पे एक ग्राफ देखिए, एनजे अपॉन एन नॉट जैसे जैसे जे लेवल बढ़ता है स्पेक्ट्रल लाइंस की तीव्रता बढ़ती जाती है, अधिकतम पर पहुंचती है और फिर ये घटती चली जाती है। यदि हम इन स्पेक्ट्रल लाइंस को सापेक्ष तीव्रता या रिलेटिव इंटेंसिटी देखें तो हमें इस तरह का ग्राफ देखने को मिलेगा। शुरुआत में जो जे लेवल्स हैं उनमें इंटेंसिटी कम होती है। जैसे जैसे जे लेवल्स बढ़ता है, यहाँ देखिए क्रशर जहाँ पे आपको नजर आ रहा है, जैसे जैसे जे लेवल्स बढ़ता जाता है इंटेंसिटी या सापेक्ष तीव्रता अधिकतम पर पहुंचती है और उसके बाद जे लेवल बढ़ने पर सापेक्ष या रिलेटिव जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होने लगती है। आगे देखते हैं, यदि हम इन स्पेक्ट्रल लाइंस की जो तीव्रता है ये ऐसा क्यों होता है, इनके पीछे क्या कारण है, इसके लिए मैक्सवेल बोल्ट्जमान द्वारा अणुओं के घनत्व के आधार पर ऊर्जा वितरण के आधार पर जो है इसकी एक्सप्लेनेशन की गई। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमान के अनुसार अणुओं के मध्य जो ऊर्जा है उसका वितरण होता है एनजे अपॉन एन नॉट बराबर ई माइनस डेल ई अपॉन के टी। एनजे यहाँ उच्च ऊर्जा स्तर में अणुओं की संख्या है, एन नॉट यहाँ पे निम्न ऊर्जा स्तर में अणुओं की संख्या है और डेल ई है दो ऊर्जा स्तरों का अंतर और के है बोल्ट्जमान कांस्टेंट। प्रत्येक स्तर में अणुओं की संख्या एन जे प्रोपोर्शनल ई माइनस ई जे अपॉन के टी। इक्वेशन नंबर 2, एक द्विपरमाणु अणु के लिए संभ्रंशता जिसको हम डीजनरेसी के नाम से जानते हैं जी जे, ये होता है इक्वल 2J+1। अब यहाँ पर हमारे पास संभ्रंशता जी जे है जो 2J+1, यहाँ जे लेवल्स आ गए, जे बराबर 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यदि हम समीकरण 3 में जे बराबर 0 रखते हैं तो हमारी डीजनरेसी या संभ्रंशता जी जे का रिजल्ट आएगा 1। यदि हम जे का मान 1 रखते हैं तो जी जे का मान आएगा 3। यदि हम जे का मान 2 रखते हैं तो जी जे या संभ्रंशता या डीजनरेसी का मान आएगा 5। यदि यही मान 3 रखा जाता है तो संभ्रंशता का मान आता है 7। अतः घूर्णन स्पेक्ट्रम लाइन की तीव्रता जी जे एवं एन जे अपॉन एन नॉट द्वारा दी जाती है। यदि हम दोनों इक्वेशन नंबर 2 1 2 3 इन सबको अगर मिलाते हैं तो हमें जो इक्वेशन मिलती है वो हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। अभी अभी हमने कहा कि ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, प्रत्येक ऊर्जा स्तर में अणुओं की
संख्या एन जे अपॉन एन नॉट इंटू जी जे। जी जे का मान हम रख देते हैं समीकरण नंबर 3 से 2j प्लस 1 और ई माइनस ई जे अपॉन के टी। तो तीव्रता समीकरण नंबर 4 के द्वारा अभिव्यक्त होती है। तो इंटेंसिटी या तीव्रता के लिए दो फैक्टर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हुए हम इनके मान इसमें पुट करते हैं तो हमें समीकरण नंबर 4 प्राप्त होती है, जिसके द्वारा स्पेक्ट्रल लाइंस की तीव्रता दी जाती है। तो स्पेक्ट्रल लाइंस की इस तीव्रता के लिए 2j प्लस 1 ई माइनस ई जे अपॉन के टी यूज होता है। क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि किसी भी जे लेवल के लिए एनर्जी या किसी भी सिस्टम के लिए जो एनर्जी है ई जे, वो है एच सी ई जे बार। ई जे बार का मतलब हो गया ये वेव नंबर के रूप में है। यदि हम वेव नंबर के रूप में जो एनर्जी है उसको हम एच सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें उस लेवल की एनर्जी आ जाती है। यदि हम समीकरण नंबर 6 के द्वारा ई जे बार यानी किसी भी रोटेशनल लेवल की एनर्जी को वेव नंबर में अभिव्यक्त करते हैं तो ये इक्वेशन हमने पिछले वीडियो में जो देखा था उसके अनुसार बी जे जे प्लस 1 हमें प्राप्त होती है। जैसे ही हम यहां पर ये मान समीकरण 6 का जो मान है वो समीकरण 5 में रखते हैं तो हमें ई जे जो एनर्जी है वो मिलेगी ई जे बराबर बी जे जे प्लस 1। ये आ गया वेव नंबर का फॉर्मूला और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एच सी से तो हमें इक्वेशन नंबर 7 मिलती है। इक्वेशन 7 में समीकरण 4 का मान रख देते हैं तो ये हमें प्राप्त होता है एन जे अपॉन एन नॉट बराबर 2j प्लस 1 डिजनरेसी आ गया। और ई में जो मान आपके पास था एनर्जी की वैल्यू आई थी वो इक्वेशन 7 से यहाँ पर रख देते हैं ई के पावर में ई के पावर में माइनस बी जे एच सी जे प्लस 1 अपॉन के टी और हमें समीकरण नंबर मिलता है 8। तो ये जो समीकरण नंबर 8 है इसमें एनर्जी भी आ गई, साथ ही इसमें डिजनरेसी भी शामिल है और दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी शामिल है। तो फाइनल जो हम एन जे अपॉन एन नॉट हमें जो प्राप्त होता है वो हम देते हैं 2j प्लस 1 ब्रैकेट बंद ई माइनस पावर में है बी जे एच सी जे प्लस 1 अपॉन के टी। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है CO या कार्बन मोनोऑक्साइड अणु के लिए कमरे के ताप 298 केल्विन पर आपेक्षित घनत्व तथा J के मध्य का हम ग्राफ देखते हैं। J लेवल हमारे पास है J बराबर 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। एंड ये लेफ्ट साइड में है NJ अपॉन एन नॉट जिसको हमने लिखा GJ E माइनस EJ अपॉन KT और EJ की एनर्जी आपने अभी फाइंड आउट की है। तो हमें जो ग्राफ है वो यही है कि इनिशियली देखिए क्रशर देखिए यहाँ पे इनिशियली जैसे जैसे जे लेवल बढ़ता जाता है इंटेंसिटी या तीव्रता जो है स्पेक्ट्रल लाइंस की जो तीव्रता है वो बढ़ती जाती है, मैक्सिमम पे पहुंचती है और उसके बाद में ये डिक्रीज होने लगती है। तो इस तरह से हम जो है कर्व जो है इस प्रकार का हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर यदि हम इसको कैलकुलेट करना चाहें CO का 298 केल्विन पर अधिकतम अणुओं के लिए J का मान समीकरण NJ प्रोपोर्शनल GJ E माइनस EJ अपॉन KT को J के सापेक्ष अवकलित कर हम इस व्यंजक को शून्य के बराबर रख करके हम ज्ञात कर सकते हैं। तो DNJ अपॉन DJ बराबर D GJ E माइनस EJ अपॉन KT अपॉन DJ बराबर 0। तो J का मान हम निम्न समीकरण से भी ज्ञात कर सकते हैं और ये हमें जो मिलता है जो हमने शुरुआत में बात की J मैक्सिमम इक्वल्स टू था हमारे रूट KT अपॉन 2BHC माइनस 1/2। CO अणु के लिए 298 केल्विन पर J का मान लगभग 7 आता है जहां पर अणुओं की संख्या अधिकतम होती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं बंध, अगला टॉपिक हमारा आ जाता है बंध लंबाई का निर्धारण या डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ। किन्हीं भी दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी को बंध लंबाई कहा जाता है। स्पेक्ट्रल तीव्रता एवं घूर्णन स्थिरांक की सहायता से बंध लंबाई को हम ज्ञात कर सकते हैं। किसी पदार्थ के घूर्णन स्पेक्ट्रम में दो लाइनों के बीच की दूरी या आवृत्ति का अंतर 2b होता है, ये हमने पहले फाइंड आउट किया है। हम ये भी जानते हैं कि B बराबर होता है H अपॉन 8 पाई स्क्वायर I इंटू C। समीकरण नंबर एक नंबर समीकरण में से हम I निकालना चाहें तो H अपॉन 8 पाई स्क्वायर B इंटू C। H पाई और C के मान जब हम रख देते हैं तो I बराबर हमें मिलता है, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज रख दीजिए
तब हमें I का मान आ जाएगा 2.8 इंटू 10⁻⁻44 अपॉन B किलोग्राम मीटर स्क्वायर। यदि I का मान म्यू R स्क्वायर हो तो R हमें निकालना हो तो I बटा म्यू और अंडर रूट 1 अपॉन म्यू बराबर हम जानते हैं, ये साइड में देखिए 1 अपॉन M1 प्लस 1 अपॉन M2 या म्यू बराबर M1 इंटू M2 अपॉन M1 प्लस M2। सूत्र I इक्वल्स टू म्यू R स्क्वायर से R का हम परिकलन कर सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, सॉल्व एग्जाम्पल है जो आपके लिए है, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। CO अणु के लिए J बराबर 0 से J बराबर 1 प्रथम संकरण में घूर्णन स्पेक्ट्रम लाइन 3.8424 सेंटीमीटर इनवर्स तरंग संख्या पर आती है। CO अणु का जड़त्व आघूर्ण I व बंद दूरी ज्ञात कीजिए। हम जब ट्रांजिशन J बराबर 0 लेवल से 1 में होता है तो जो डिफरेंस होता है वो 2B J+1 और J का मान 0 रखते हैं तो ये डिफरेंस आ जाता है 2B। 2B में हम जो स्पेक्ट्रल लाइन की तरंग संख्या जो हमें प्राप्त होती है, वेव नंबर जो प्राप्त होती है, उसको हम 2B के इक्वल मान लेते हैं तो B का मान हमारे पास आ जाएगा 1.9212 सेंटीमीटर इनवर्स। अब हमारे पास B का मान आ गया, बाकी सारे कांस्टेंट हमारे पास मौजूद हैं तो हम I का मान फाइंड आउट कर सकते हैं। ICO का मान हमारे पास जैसे ही हम H8 स्क्वायर B इंटू C की वैल्यू को पुट करेंगे तो I ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर इनवर्स में आएगा। ये है 1.4567 इंटू 10⁻⁻13। यदि हम इसको किलोग्राम मीटर स्क्वायर में निकालना चाहेंगे तो हमारे पास यही रिजल्ट आ जाएगा ICO 1.4567 इंटू 10⁻46 मीटर माइनस इनवर्स। अब यदि हम I का मान हमारे पास आ गया, यदि हम म्यू या रिड्यूस मास निकालना चाहेंगे इसका तो रिड्यूस मास म्यू CO कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 दोनों के मान रख देंगे तो हमें म्यू का मान इस तरह से 1.14 इंटू 10⁻23 ग्राम पर मोलिक्यूल मिल जाएगा। यदि हम इसको किलोग्राम में निकालना चाहेंगे तो आप 1000 से डिवाइड कर दें तो म्यू बराबर 1.14 इंटू 10⁻26 किलोग्राम पर मोलिक्यूल आ जाएगा। या हम I में यदि हम म्यू का भाग दे देते हैं और उसका अंडर रूट कर देते हैं तो हमें R या दोनों परमाणु कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगी। दोनों के आप मान रख दीजिए यूनिट्स का ध्यान रखते हुए और हमें जो रिजल्ट प्राप्त होता है दैट इज वो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो है हमारे पास में 1.13 इंटू 10⁻8 या 1.13 इंटू 10⁻10 मीटर या 1.13 एंगस्ट्रॉम। हम इसको पिकोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोनों के बीच C कार्बन और ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है कार्बन मोनोऑक्साइड में जो एटम है दोनों, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आती है RCO इक्वल्स टू 113 पिकोमीटर। आज इतना ही, धन्यवाद।